WMS वर्क मेथड स्टेटमेंट, आज इसके बारे में हम समझते हैं इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क मेथड स्टेटमेंट। इसको हम WMS भी बोलते हैं। हर जॉब के लिए एक वर्क स्टेटमेंट होता है। जैसे कि अगर आप फायर फाइटिंग का कोई जॉब करने वाले हो या फिर HVAC का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, मैकेनिकल सिस्टम का, कोई भी आप चीज़ें परफॉर्म करने वाले हो, इंस्टॉलेशन जो भी आप करने वाले हो, उससे प्रायर में एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं वर्क स्टेटमेंट। वर्क मेथड स्टेटमेंट में जनरली हमको ये चीज़ बतानी होती है कि हाउ सेफली एंड इफेक्टिवली वी विल गोइंग टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। इस चीज़ के बारे में हम बताते हैं वर्क स्टेटमेंट में। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वर्क मेथड स्टेटमेंट में, जैसे कि पर्पज़ क्या होता है। अगर कोई भी आप जॉब करने वाले हो, जॉब इन द सेंस कोई भी आप प्रोजेक्ट करने वाले हो, जैसे कि अगर हमको इंस्टॉलेशन करना है प्लम्बिंग सिस्टम का, फायर फाइटिंग सिस्टम का या फिर HVAC सिस्टम का, तो उससे पहले अपने को एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है क्लाइंट को। वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए हमको जो भी चीज़ें हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज़ें हम अडॉप्ट करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको रिटन में देनी पड़ती है कि अगर हम कोई भी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या टूल्स लगने वाले हैं, क्या उसका स्कोप है, क्या पर्पज़ है, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से रेफरेंसेस हम यूज़ करेंगे, क्या उसका स्टैंडर्ड्स होगा, उसमें किन किन चीज़ों का रोल्स होगा, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, कौन से हम टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करेंगे, कौन कौन सा मटेरियल लगने वाला है, उसको कैसे हम हैंडलिंग करेंगे, और क्या क्या स्टोरेज रहता है। और अगर हम कोई चीज़ का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं तो उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर क्या होता है, साथ ही साथ उसमें डिज़ाइन क्या होता है, उसमें ड्राइंग्स कौन कौन सी हैं, ड्राइंग्स का कौन कौन सा टाइप्स हम यूज़ करने वाले हैं, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान होता है, और एक टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है कि क्या क्या टेस्ट करके हम अपना सिस्टम को हैंड ओवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में WMS में दिया होता है। ये बेसिकली WMS होता है जिसके बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे कि एक कंप्लीट WMS अगर हमको प्रिपेयर करना है सबमिशन के लिए तो क्या क्या चीज़ें हमको उसमें इनपुट डालनी पड़ती है और क्या क्या स्टैंडर्ड होता है। हर सर्विस के लिए, हर पैकेज के लिए WMS होता है, बट इस वीडियो में हम स्पेशली फायर फाइटिंग के WMS के बारे में हम बात करेंगे। आगे की अगर वीडियो में रिक्वायरमेंट रहेगा तो अगर HVAC सिस्टम या फिर प्लम्बिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी अगर WMS की रिक्वायरमेंट अगर रहेगी तो कमेंट के ज़रिए आप आपको बताइएगा, तो हम उन सारे सर्विसेज का भी जो WMS रहेगा उसको हम अलग से वीडियो बना के आपको दिखाएंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या पर्पज़, स्कोप, रेफरेंस, ड्राइंग, जो भी चीज़ रहेगा उसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं और क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम सीधे आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। एक शीट दिखाएंगे, शीट के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि WMS क्या होता है और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें इनपुट दी रहती है। अभी आपके सामने देखिए एक पेज खुल के आया है। स्क्रीन पे आपको देखिए लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट, यानी WMS का जो पहला पेज रहेगा ये अराउंड 14 पेज का हम एक PDF डॉक्यूमेंट आपको हम शो करने वाले हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे, बिल्कुल टाइम लेके समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि किन किन चीज़ों के बारे में WMS में चीज़ें डिस्कस होती हैं। सबसे पहले देखेंगे आप पर्पज़ रहेगा कि आप कोई भी स्पेसिफिक जॉब करने वाले हो तो उसका पर्पज़ क्या होता है, किस चीज़ के लिए आप वो चीज़ परफॉर्म करने वाले हो। सेकंड रहेगा स्कोप, कि उस जॉब के अंडर में कौन कौन सी चीज़ें उसके स्कोप में आती हैं। थर्ड है रेफरेंस एंड स्टैंडर्ड्स, उस जॉब को आप परफॉर्म करने के लिए आप कौन कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करने वाले हो और उसका आपने रेफरेंस कहाँ से लिया हुआ है, इसके बारे में दिया रहेगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, टूल्स एंड इक्विपमेंट, क्या क्या हम उस चीज़ को रन करने के लिए कौन कौन से टूल्स एंड कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे, उसके बारे में रहेगा। मटेरियल डिलीवरी, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, जो भी मटेरियल रहेगा उसका डिलीवरी का क्या है, स्टैंडर्ड हैंडलिंग क्या है, इसको कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें दी रहेगी। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर रहेगा कि कोई चीज़ अगर हम इंस्टॉल करने वाले हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। डिज़ाइन एंड ड्राइंग रहेगा। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रोसीजर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था पर्पज़, कि WMS का जो स्पेसिफिक जॉब हम करने वाले हैं तो उसमें पर्पज़ क्या है। सबसे पहले ऊपर देखिए पर्पज़ लिखा हुआ है। पर्पज़ क्या देखिए, दिस मैकेनिकल मेथड स्टेटमेंट कवर्स द इंस्टॉलेशन ऑफ ए फायर स्प्रिंकलर सिस्टम पाइपिंग नेटवर्क प्री एक्शन बेस्ड, यानी कि यहाँ पे जो हम काम करने वाले हैं वो फायर फाइटिंग सिस्टम में जो प्री एक्शन बेस्ड होता है सिस्टम, उस पर काम करने वाले हैं, तो उस चीज़ का ये मेथड स्टेटमेंट हम सबमिट कर रहे हैं।
दूसरे पॉइंट में चलते हैं, द प्रोसीजर डिफाइंस द मेथड यूज टू इंश्योर द इंस्टॉलेशन हैज़ बीन कैरिड आउट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट एंड बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। यानी कि ये चीज़ बता रहा है कि जो भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे वो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, लाइक क्लाइंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो जो भी चीज़ हम इस साइट पे एग्जीक्यूट करेंगे वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ही रहेगा। थर्ड पॉइंट है, द मेथड स्टेटमेंट गिव्स डिटेल ऑफ हाउ द वर्क विल बी कैरिड आउट एंड हाउ द हेल्थ एंड सेफ्टी इशूज एंड कंट्रोल शैल बी इम्प्लीमेंटेड। ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। ऑल द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट components will be installed in the strict compliance with the manufacturer's recommendation for each components। ये भी चीज़ हम पर्पज़ में, ये सारी चीज़ें लमसम ये कैरी करती हैं कि जो भी चीज़ रहेगा एज़ पर कॉन्टेक्चुअल बेसिस रहेगा। जो भी चीज़ हम जब कैरी आउट करेंगे जॉब, तो उसमें सेफ्टी इशूज़ अगर आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये पर्पज़ का पॉइंट ख़त्म हुआ। अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, स्कोप में कराएंगे। तो इसमें स्कोप में लिखा हुआ है, प्रिएक्शन कैबिनेट अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन जनरेटर सिलेंडर एंड फायर स्प्रिंकलर सिस्टम नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग। यानी कि ये जो जॉब हम करने वाले हैं साइट पे, तो उसका स्कोप क्या है कि जैसे अगर फायर फाइटिंग में मान लेते हैं कि अगर आपको पंप इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे रहेगा फायर पंप, पाइप इंस्टॉल करना है तो फायर स्प्रिंकलर पाइप रहेगा, हाइड्रेंट सिस्टम इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे हाइड्रेंट वॉल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आपको देना पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आप रन करने वाले हो। जो भी है, अडानी का है, टाटा का है, कोई भी प्रोजेक्ट आप रन करने वाले हो तो वहाँ पे उस प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं और उसमें जो चीज़ें हम देने वाले हैं उसकी स्कोप में, वो सारी चीज़ों का इसमें डिटेल लिखते हैं। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे रेफरेंसेस एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि कौन कौन से आप रेफरेंसेस यूज़ करने वाले हो वो अपना जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए, और कौन कौन से स्टैंडर्ड आप फॉलो करने वाले हो। तो सबसे पहले देखिए लिखा है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। जब भी कोई भी हम अगर साइट पे काम एग्जीक्यूट करते हैं या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो सबसे पहले हमको कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकेशन एकदम ईमानदारी से पढ़ना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमको फॉलो करनी है। उसके बाद आता है टेंडर ड्राइंग। टेंडर ड्राइंग में आपको सबसे पहले टेंडर का एक ड्राइंग मिलेगा। टेंडर ड्राइंग के हिसाब से आपको जॉब एग्जीक्यूट करना रहे, या फिर अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो सारे चेंजेस करवाते हैं, तो वो टेंडर ड्राइंग कन्वर्ट होता है शॉप ड्राइंग में। तो वो शॉप ड्राइंग हमको मिलता है, शॉप ड्राइंग को हम अप्रूव कराते हैं और उस शॉप ड्राइंग, अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग के हिसाब से ही हम जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं साइट पे। इसके बाद आता है इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। साथ ही साथ अब जो भी मटेरियल है साइट पे अगर हम यूज़ करने वाले हैं तो उसका इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन के बाद उसका टेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होता है उसको सबमिट करते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट सेफ्टी प्लान। एक हम क्लाइंट को सेफ्टी प्लान देते हैं कि ये प्रोजेक्ट में हम जब भी अपना जॉब एग्जीक्यूट करेंगे तो कौन कौन सेफ्टी मेजर्स को हम वो ध्यान में रखेंगे और सेफ्टी मेजर्स को हम ध्यान में रखते हुए अपना जॉब एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान कि कौन कौन सी चीज़ों में कितना हम क्वालिटी देंगे, उसको हम जो भी हमारा स्टैंडर्ड है उसको हम मैच कराएंगे। इसके बाद है प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक प्लान। कोई भी लॉजिस्टिक से रिलेटेड कोई भी रहता है प्लान तो उसको हम सबमिट करते हैं, या फिर लोडिंग है, अनलोडिंग है, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, कैसे उसको स्टैक करना है, तो एक लॉजिस्टिक प्लान भी रहता है। आगे है QMS प्रोसीजर, NFPA स्टैंडर्ड, लोकल फायर नॉर्म्स। यानी कि NFPA स्टैंडर्ड, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर कोई भी जॉब आप एग्जीक्यूट करने वाले हो तो उसका कौन सा स्टैंडर्ड आप पिक करते हो। जैसे कि ये फायर फाइटिंग का है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम NFPA स्टैंडर्ड ही यूज़ करने वाले हैं। अगर वो HVAC का होता तो वहाँ पे आशारे वगैरह हम यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे है जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे किन किन डिपार्टमेंट का क्या क्या रोल रहेगा, कौन कौन सी हायरार्की प्रोजेक्ट में मौजूद रहेगी, उसके बारे में है। सबसे पहले लिखा है द सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर विल बी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एंड इंश्योरिंग द कंप्लीट साइट वर्क। वहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर जो रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा सारे के सारे चीज़ का एग्जीक्यूट करने के टाइम साइट पे जो भी चीज़ होता है उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर रहेगा। ये चेंज होता रहता है। अगर आपके पास मैनेजर है तो आप मैनेजर डाल सकते हो, अगर आपके पास इंजीनियर है तो आप इंजीनियर डाल सकते हो, अगर आपके पास कोई छोटी मोटी साइट है तो वहाँ पे आप सुपरवाइज़र से भी काम चला सकते हो। इसके बाद अगला है द साइट इंजीनियर एंड अप्रूव्ड स्पेशलिस्ट फायर फाइटिंग सब कॉन्ट्रैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द फायर स्प्रिंकलर सिस्टम।
द फिटर विल कंट्रोल एंड गाइड द वर्कर्स एंड विल रिपोर्ट टू द साइट इंजीनियर्स। इसमें अगर हायरार्की लेवल पे ज़्यादा नहीं है तो फिटर ही कंट्रोल करता है वर्कर लोगों को, और वर्कर रिपोर्ट करता है साइट इंजीनियर को। साइट इंजीनियर अपने हायरार्की लेवल पे अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते रहते हैं। तो ये हुआ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर सेफ्टी ऑफिसर की बात करते हैं, द सेफ्टी ऑफिसर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। सेफ्टी ऑफिसर अगर साइट पे है तो सेफ्टी ऑफिसर ये सारी चीज़ें इंश्योर करता है कि जो भी चीज़ें हैं EHS का जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ों को फुलफ़िल करें। उसके बाद है द क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एश्योरेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड स्टेटमेंट एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। यानी कि अगर क्वालिटी इंजीनियर्स है तो जो भी चीज़ें हमारी नॉर्म्स में रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ों को फुलफ़िल कराना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है क्वालिटी इंजीनियर का। तो ये सारे इंजीनियर्स आ गए, इसमें क्वालिटी इंजीनियर आया, सेफ्टी ऑफिसर आया और ऊपर सेफ्टी सीनियर इंजीनियर आया। तो इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की रहती है। अब आते हैं 5th नंबर पे, इसमें है टूल्स एंड इक्विपमेंट। यानी ये जो स्पेसिफिक जॉब आप परफॉर्म करने वाले हो तो उसमें कौन कौन से टूल्स आपको लगने वाले हैं इसके बारे में है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ मैंडेटरी टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर द परफॉर्मिंग द स्प्रिंकलर सिस्टम पाइपिंग इंस्टॉलेशन वर्क। यानी कि जो इंस्टॉलेशन वर्क होगा फायर फाइटिंग से रिलेटेड, तो उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या टूल्स लगने वाले हैं उसके बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए पाइप थ्रेडिंग मशीन। यानी कि ये जो पर्टिकुलर जॉब है वहाँ पे वेल्डिंग का काम नहीं है, यानी जो भी इधर फायर फाइटिंग सिस्टम में हम यूज़ करने वाले हैं वो थ्रेडिंग मशीन और ग्रूइंग मशीन, यानी कि जो भी काम है ये थ्रेडिंग और ग्रूइंग पे ही बेस्ड है। तो उसके लिए मशीन कौन कौन सी लगेगी, उसके लिए आपको लगेगी थ्रेडिंग मशीन, उसके बाद ग्रूइंग मशीन, ड्रिल मशीन, स्टेप लैडर, परफॉर्म स्कैफोल्डिंग, वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन इन केस अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे अंडरग्राउंड कुछ पाइपिंग अगर दिया हुआ है या फिर लास्ट जॉइंट दिया हुआ है, हेडर में टैपिंग वगैरह कुछ दिया हुआ है, इन केस बहुत ही रेयर अगर एक आध जॉइंट है जहाँ पे एकदम थ्रेडिंग और ग्रूविंग करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ के जॉब को परफॉर्म करने के लिए हम वेल्डिंग मशीन इन केस यूज़ करेंगे। मेजरिंग टेप, टूल बॉक्स सेट, स्पिरिट लेवल, वाटर ट्यूब, प्लम, हैमर, हेक्सा, मार्कर एंड मास्किंग टेप, पाइप रेंच, बेंच वाइज, एल की सेट, पाइप कटर, ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन्स। तो ये सारे टूल्स टैकल्स हो गए जो हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम में। लेकिन अगर वही चीज़ें अगर HVAC या फिर इलेक्ट्रिकल की रहेंगी तो ये बहुत सारे ऐसे टूल्स रहेंगे जो कि चेंज हो जाएंगे। तो एज़ पर देयर नॉर्म्स दैट विल बी यूज्ड। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे दिया है मटेरियल डिलीवरी, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। अगर मटेरियल आता है तो उस पर डिलीवरी, हैंडलिंग और स्टोरेज में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान रखनी है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है materials, equipments and components when arriving on site will be stored as recommended by the manufacturer and proper storage shelter will be provided। कोई भी मटेरियल आता है तो उसमें जो उसका OEM होता है तो OEM ही रिकमेंड करता है कि कौन सी चीज़ को कैसे रखते हैं। लाइक उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रख सकते हैं कि नहीं। जैसे बहुत सारे मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन होती हैं, उसको ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर उस पर पानी गिरेगा तो वो सारी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में उसको हम अंडर द रूफ रखते हैं, एक प्रॉपर स्टैकर में या फिर एक प्रॉपर प्लेस में रखते हैं जहाँ पे कहीं से भी पानी या फिर धूप वगैरह नहीं जाते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए जो भी रिकमेंड किया जाता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से उसके हिसाब से रखा जाता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनी मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट शुड नॉट बी ड्रॉप्ड ऑन टू हार्ड सरफेस एंड शुड नॉट बी ड्रैग्ड अलोंग द ग्राउंड। बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जिसको हम डायरेक्टली सरफेस पे नहीं रख सकते हैं या फिर उसको हार्ड सरफेस पे उसको ड्रॉप नहीं करना होता है, नहीं तो उसमें डैमेजेस आ जाते हैं। तो इसका भी हमको प्रिवेंशन करना होता है। लोडिंग एंड अनलोडिंग की बात करते हैं। लोडिंग एंड अनलोडिंग विल बी कैरिड आउट बाई हैंड एंड एडेक्वेट प्रोटेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द मैकेनिकल डैमेजेस ड्यूरिंग ऑफ लोडिंग। कोई भी अगर हाथ से लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर मटेरियल को ध्यान रखते हैं कि इस दौरान कोई भी डैमेज मटेरियल के अंदर ना आए। द स्टोर कीपर विल इंस्पेक्ट फॉर एनी डैमेज ड्यूरिंग शिपिंग, हैंडलिंग एंड स्टोरेज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर
प्रॉपर स्टोरेज एज पर द रिक्वायरमेंट। जो स्टोर कीपर रहेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कोई भी मटेरियल है तो उसको कैसे हम प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं, कहाँ पे रखना है और किस शिपिंग अगर हो रही तो उसमें क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान देना है। प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग शीट ओवर द आइटम and keep the manufacturer's protective covering of the material until the time to move and materials to be required installation location। जब भी हम मटेरियल लगते हैं तो उसको शीट वगैरह से कवर भी करते हैं, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। All the materials, equipment, components received at the site will be inspected by the consultant client according to approved material submittal। क्लाइंट को भी उसको कभी कभी दिखाना पड़ता है कि देख लीजिए सामान जो भी हमने रखा हुआ है ये प्रॉपर रखा हुआ कि नहीं। अगर उसके रिक्वायरमेंट कुछ अलग रहती है तो उसके हिसाब से भी उसको हम सामान को स्टैक कर देते हैं एज पर हिज रिक्वायरमेंट। ये हुआ 6 पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं 7 पॉइंट पे चलते हैं। 7 पॉइंट में बोल रहा है इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। तो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें आपका जब भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं किसी भी सिस्टम का, अभी तो फिलहाल हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो फायर फाइटिंग सिस्टम का है, लेकिन अदर सिस्टम भी अगर रहेंगे लाइक प्लम्बिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर मैकेनिकल सिस्टम रहेगा तो उसमें हम ये चीज़ें उसमें पूरा एक एक चीज़ें बताता है कि कौन कौन सी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। तो फिलहाल के लिए हम समझते हैं फायर स्प्रिंकलर सिस्टम प्री एक्शन इंस्टॉलेशन चेक्स। प्री इंस्टॉलेशन चेक्स, चलिए सबसे पहले क्या है, इंश्योर द मटेरियल्स इक्विपमेंट्स एंड कंपोनेंट्स आर एज पर द अप्रूव्ड मटेरियल सबमिटल एंड एज पर टेक्निकल प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले हम इंश्योर करते हैं कि जो भी मटेरियल है, इक्विपमेंट है, वो सब कुछ अप्रूव्ड मटेरियल सबमिटल, यानी कि जो हमने मटेरियल का TDS वगैरह सबमिट किया हुआ है अप्रूवल के लिए, तो वो जो TDS अप्रूव हुआ है उसके हिसाब से मटेरियल आया हुआ है या फिर उसमें कोई चेंजेस है, ये हमको मेक श्योर करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है मेक श्योर दैट द अवेलेबल ड्राइंग एट द साइट आर करेंट, अप टू डेट एंड मार्क्ड गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। जो भी हम साइट पे ड्राइंग यूज़ करते हैं लाइक शॉप ड्राइंग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, तो उसको मेक श्योर करना रहता है कि वो ड्राइंग एकदम अपडेटेड वाला ड्राइंग है, अप्रूव ड्राइंग है जिसपे गुड फॉर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है या नहीं, तो वो ड्राइंग ही रिफ़र करते हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर दैट द एरियाज ऑफ इंस्टॉलेशन आर क्लियर्ड एंड फ्री फ्रॉम डेब्रीज, डस्ट एंड डर्ट बिफोर कमेंसिंग द वर्क। इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी एरिया है जहाँ पे हम वर्क एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो वो सारे एरिया क्लियर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डेब्रीज या फिर डस्ट होना चाहिए, यानी एरिया पूरा क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए जहाँ पे भी हम अपना वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मटेरियल्स विल बी मूव टू द वर्क सेफ्टी साइट सेफली एंड शैल नॉट बी ब्लॉक एक्सेस एग्रेसेस टू द साइट। जहाँ पे भी हम मटेरियल स्टैक कर रहे हैं या फिर रख रहे हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो एरिया किसी भी तरीके से रुकना नहीं चाहिए, मतलब कि वहाँ से जो भी एक्सेस वगैरह है वो ऑन रहना चाहिए। मेक श्योर दैट एन एडिक्वेट नंबर ऑफ ट्रेड्समैन एंड प्रॉपर टूल्स आर अवेलेबल एट द। मेक श्योर करना चाहिए जो भी हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं साइट पे वो प्रॉपर होना चाहिए। इंस्पेक्ट कर केयरफुली द रिलेवेंट एरिया फॉर एनी पॉसिबल क्लैशेस विद अदर सर्विसेज। इफ एनी क्लैशेज आर फाउंड शुड बी रिजॉल्व बिफोर स्टार्टिंग द फायर स्प्रिंकलर पाइपिंग इंस्टॉलेशन वर्क। जब भी अपना सर्विस हम इंस्टॉल करते हैं तो ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारा सर्विस किसी और सर्विस से क्लैश तो नहीं हो रहा है ना। अगर वो क्लैश होता है तो तुरंत वो पॉइंट को रेस करना चाहिए और उसको हाईलाइट करके अपना सर्विस को क्लैश फ्री बनाना चाहिए, उसके बाद ही उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा अगला पॉइंट है इंस्टॉलेशन ऑफ फायर स्प्रिंकलर पाइपिंग सिस्टम। अगर पाइपिंग की बात करते हैं, वंस द एरिया फॉर द इंस्टॉलेशन इज क्लियर्ड स्टार्ट द इंस्टॉलेशन वर्क बाय मार्किंग एंड ड्रिलिंग द होल्स एज पर द पाइप रूटिंग। ये सबसे पहला प्रोसेस है जब भी हम इंस्टॉलेशन करने जाते हैं कि हमको सबसे पहले उस पर हमको ड्रिलिंग मार्किंग करना होता है एज पर द पाइपिंग रूट। उसके बाद मार्किंग करने के बाद जहाँ जहाँ पे हमारा सपोर्ट दिया रहता है वहाँ पे उस सपोर्ट के हिसाब से वहाँ पे हमको ड्रिलिंग करना होता है, ड्रिल करके होल मारना होता है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द फास्टनर्स। उसके बाद क्या है, नाउ कट एंड इंस्टॉल द पाइप यूजिंग द अप्रूव्ड हैंगर सपोर्ट एंड फिटिंग्स इन द लाइन विद द अप्रूव्ड ड्राइंग। उसके बाद हम उसमें सपोर्ट इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे हमने ड्रिल किया हुआ है। उसके बाद जो भी पाइपिंग रहता है उसको हम हैंग करते हैं। फिक्स सपोर्ट एंड हैंगर्स विद अप्रूव्ड मटेरियल्स एज पर द अप्रूवल लेआउट। कट ऑल द एक्सेस हैंगर रॉड्स टू लीव only 25 mm length below the support for
फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ लेवल्स इफ रिक्वायर्ड, मशीन कट द पाइप्स square to the required length and the ream of the pipes removes burrs and clean thoroughly pipe installation। मतलब कि अगर हम कोई भी पाइप कट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें जो भी बर्स वगैरह है तो उसको इंस्टॉलेशन के पहले ही उसको रिमूव कर देना चाहिए। पाइप वर्क अप टू 50 mm shall have threaded joints and pipe 65 mm and above shall be with a grooved coupling joints। जो भी पाइपिंग का स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे कि पाइपिंग का क्या स्टैंडर्ड है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी पाइप का साइज़ अगर 50 mm है तो 50 mm तक हमको जो भी जॉइंट्स है वो हम थ्रेडेड जॉइंट यूज़ करेंगे। अगर उस पाइप का साइज़ है यानी कि डायामीटर की बात करते हैं, अगर उसका डायामीटर 65 mm या फिर उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे हमको ग्रूव्ड कपलिंग ही यूज़ करना है, यानी जॉइंट्स वगैरह जो भी रहेंगे वो ग्रूव्ड में रहेंगे। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगले में लिखा हुआ है हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट शुड बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड नेसेसरी कंट्रोल्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज पर द रिकमेंडेशंस। ऑल ऑपरेटिव विल अटेंड द प्रोजेक्ट सेफ्टी इंडक्शन बिफोर कमेंसिंग वर्क ऑन साइट। जब भी हम साइट स्टार्ट करने वाले रहेंगे तो वो पर डे के हिसाब से हमको एक सेफ्टी इंडक्शन करना रहेगा, यानी कि TBT वगैरह जो भी है टूल बॉक्स टॉप्स वो हमको रोज़ रोज़ करना पड़ेगा। यूज़ द below procedures for making the joints of pipes for different size as per the approved procedure and specification। तो नीचे जो भी प्रोसीजर है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है थ्रेडेड जॉइंट एंड फिटिंग्स अप टू 50 mm यानी 2 इंचेस, यानी कि जो भी 2 इंचेस के तक के पाइप हैं उसके हिसाब से क्या क्या हम थ्रेडेड जॉइंट या फिर फिटिंग यूज़ करते हैं उसके बारे में डिटेल दें। फॉर पाइप साइज अप टू द इंक्लूडिंग 2 inches threaded fitting shall be used for joining the firefighting pipe। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी पाइप्स अगर 50 mm तक के पाइप हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम सब के तरीके से थ्रेडेड फिटिंग ही यूज़ करेंगे। थ्रेडेड जॉइंट सेल बी बाय अप्रूव ड्राइंग एंड मटेरियल्स। ये जो भी जॉइंट्स वगैरह रहेंगे वो ड्राइंग अप्रूवल या फिर मटेरियल अप्रूवल के हिसाब से ही रहेगा। स्क्रू थ्रेड सेल बी क्लीन एंड ट्रू। प्रॉपर थ्रेडिंग मशीन सेल बी यूज्ड फॉर मेकिंग पाइप थ्रेड। Skilled machine operators should be only designated for operating the threading machine. Use appropriate coolant and lubricant while doing the threading work. In addition, all internal thread must be checked for quality. Any indication of damage shall be rejected and removed from the site. All pipes shall be reamed or scraped to remove internal burrs after the threading. Before joints processing, make sure the site approaches for the level and architectural requirement for pipe and hence sprinklers। उसके बाद है threaded joints shall be made using fine quality jute and join adhesive compounds। Joints shall be pulled up tightly and all the extruded joints material shall be removed to achieve neat and clean joints। तो ये सारा जितना भी डिटेल था ये थ्रेडेड जॉइंट के लिए था, यानी कि जहाँ पे पाइप का साइज़ अप टू 50 mm रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगर हम ग्रुप्ड जॉइंट्स के बारे में। तो जो भी साइज़ रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ है 65 mm या 2.5 इंचेस एंड अबव। जहाँ पे भी 65 या फिर उससे ज़्यादा साइज़ के पाइप रहेंगे वहाँ पे ग्रुप जॉइंट का फिटिंग यूज़ करेंगे। उसमें क्या लिखा है, ए प्रॉपरली साइज्ड ग्रूव्ड मशीन शुड बी यूज फॉर मेकिंग ग्रूव एंड एंड फॉर 2.5 इंचेस एंड अबव पाइप फिटिंग जॉइंट्स। Skilled machine operator should be designated for the operating machine. Proper cooling should be incorporated while the grooving machine in the operation. Groove depth should be checked properly for any damages as to avoid any joint failure. For making the groove joint, ductile iron housing and EPDM rubber lined groove fitting UL listed FM approved should be used। ये स्पेक्स दिए हुए हैं जो भी फिटिंग्स के होते हैं यहाँ की, वो UL लिस्टेड है कि नहीं, FM अप्रूव्ड है कि नहीं, वो सारी चीज़ें जो भी स्पेक्स में रहेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिएक्शन यूनिट। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे तो खैर प्रिएक्शन यूनिट ही है, अगर यहाँ पे पंप रूम रहेगा तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ पंप भी आता। तो फिलहाल अब इसको देखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिएक्शन यूनिट। द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रिएक्शन एंड द नाइट्रोजन जनरेटर सेल बी एज पर द OEM स्टैंडर्ड एंड द सेम सेल बी इंस्टॉल्ड एज पर द इंस्टॉलेशन मैनुअल प्रोवाइड बाय द OEM। कि जो भी अगर इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के जो भी उसका स्टैंडर्ड रहेगा उसके हिसाब से ही करते हैं।
अब बात करते हैं पेंटिंग की। तो पेंटिंग एक बड़ा पार्ट होता है हर सिस्टम में, जैसे कि मैकेनिकल में हो गया या फिर फायर फाइटिंग में हो गया। तो जो भी पेंटिंग वगैरह होती है उसका स्पेक्स यहाँ पे क्या क्या है। क्लीन द पाइप, सबसे पहले अगर पेंटिंग करना है तो सबसे पहले हमको क्लीन करना पड़ेगा पाइप को। क्लीन द पाइप विद ए कॉटन रैग टू रिमूव एनी डस्ट और ग्रीस ऑन द पाइप्स। पेंट द पाइप विद 2 coat of low VOC zinc phosphate primer and the coats of the low VOC fire red epoxy paint एवरेज 60 माइक्रॉन DFT से अगर हम उसको मेज़र करेंगे। टोटल मिनिमम थिकनेस ऑफ द 130 माइक्रॉन। यहाँ के जो स्टैंडर्ड है शेड एज पर द IS 5S शेड 536। प्लीज़ इंश्योर बोथ द साइड टॉप एंड बॉटम आर पेंटेड evenly. Put the painted pipes in a good ventilation condition for 24 hours for the paint to dry. Painting coat micron shall be tested with the DFT meter. Install the pipe. ये सारा चीज़ करने के बाद इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट है 2 कोट की, तो जनरली 1 कोट अगर हम पेंट मारते हैं, लो VOC का जिंक फॉस्फेट प्राइमर मारते हैं, तो उसमें जनरली 1 कोट में 60 माइक्रॉन आता है। तो ऐसे अगर हमको 2 कोट मारना रहेगा तो उसके हिसाब से एवरेज करके 130 तक माइक्रॉन तक उसका पेंट का थिकनेस हो जाता है। तो उसको हम DFT मीटर से मेज़र करते हैं, उसके बाद आगे अप्रूवल मिलता है इसका। टेस्टिंग ऑफ द पाइपिंग नेटवर्क। अब टेस्टिंग की बात करते हैं। टेस्टिंग में एक कॉमन स्टैंडर्ड होता है। इंटायर पाइपिंग विल बी टेस्टेड हाइड्रोस्टैटिकली फॉर 2 hours एट ए मिनिमम प्रेशर ऑफ 13.8 bars यानी 200 PSI और 150% ऑफ द मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर विच एवर इज़ ग्रेटर। यानी कि 2 स्पेक्स दिया हुआ, या तो आप 13.8 बार पे टेस्ट करो या फिर 150% ऑफ द मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर, यानी कि जो वर्किंग प्रेशर आप वहाँ पे रखने वाले हो उसका 1.5 टाइम्स। इन दोनों में से या तो वर्किंग प्रेशर का 1.5 टाइम्स या फिर 13.8 बार, इन दोनों में से जो ज़्यादा प्रेशर अगर आपको जो मिल रहा है तो आप उस प्रेशर पे टेस्टिंग करो पाइप की, तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आते हैं जनरल इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन फॉर स्प्रिंकलर पाइपिंग। जनरल इंस्टॉलेशन के लिए इंस्ट्रक्शन क्या क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। इंस्टॉल पाइप वर्क एट हाइट्स एंड गो ग्रेडियंट शोन ऑन अप्रूव्ड ड्राइंग्स in a neat and tidy manners. A hole saw cutter shall be used for cut holes in the pipe work where required for fixing mechanical tees etc. Approved sleeve of suitable size shall be provided at wall crossing and fire stopping with the approved material shall be completed. Only standard fitting shall be used for changes in the direction, reduction in the pipe size, T-joints etc. Expansion coupler shall be installed at the location where piping crosses the building expansion joints. All the vertical pipes shall be installed and plumbed with the seals up to 25 mm clearance from the wall and hose. ये सारे छोटे छोटे स्पेक्स दिए हुए हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। वो सारी चीज़ों को अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई सारी की सारी। अब बढ़ते हैं इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर द फायर स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी आप काम अगर फिनिश करते हो तो आपको एक चेकलिस्ट मिलता है, तो वो चेकलिस्ट के हिसाब से आपको चेक करना पड़ता है कि हमारा काम ओके है या नहीं है। तो अगर चेकलिस्ट आपका फुलफिल होता है तो समझ लीजिए आपका काम ओके है। इसमें देख लेते हैं इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में इंस्पेक्शन डिस्क्रिप्शन दिया और सबसे पहले नंबर पे है चेक दैट रिलेवेंट MIR एंड शॉप ड्राइंग्स आर अप्रूव्ड। आपको अगर वो काम खत्म हो गया तो उसका MIR का रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है उसको पहले चेक कर लीजिए और शॉप ड्राइंग देख लीजिए वो अप्रूव्ड है कि नहीं। चेक वेदर द रूटिंग इज़ एज़ पर द अप्रूव्ड ड्राइंग और एज़ पर द कंडीशन ऑन साइट। उसको वेरीफाई कीजिए कि जो भी रूटिंग है पाइप का वो एज़ पर अप्रूव्ड ड्राइंग है या नहीं। अगर अप्रूव्ड ड्राइंग के हिसाब से नहीं है तो एज़ पर साइट कंडीशन है या नहीं। चेक द सपोर्ट इज़ प्रॉपरली फिक्स्ड एज़ पर द ड्राइंग्स। सपोर्ट आपको सारा का सारा चेक करना पड़ेगा कि वो एज़ पर द ड्राइंग ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं। चेक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन द पाइप्स। जो भी आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है वो सर्विसेज का वो भी चेक करना होता है। चेक द एक्सेसरीज वॉल्स एंड फ्लेक्सिबल कनेक्शन आर प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड एज पर द अप्रूव्ड ड्राइंग। चेक द शेड्यूल ऑफ द पाइप दैट इंस्टॉल आर करेक्टेड एज पर द अप्रूव्ड ड्राइंग। चेक द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द सर्विसेज ऑफ द मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एटसेट्रा। वो सब देखो कि जो भी चीज़ें हैं वो मतलब एक्सेसिबल है या नहीं, मेंटेनेंस करने के टाइम ऐसा तो नहीं वहाँ पे दिक्कत होगी पहुँचने में। ये सारी चीज़ों को एक बार क्लियर कर लीजिए। हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम 1.5 टाइम्स ऑफ द वर्किंग प्रेशर फॉर द 2 hours
2 आवर्स के लिए 1.5 टाइम्स वर्किंग प्रेशर का टेस्टिंग हुआ है कि नहीं। चेक द पॉसिबल लीकेज इन ऑल द एरियाज ऑफ एंड जॉइंट। एक बार चेक कर लीजिए कि सारा का सारा लीकेज फ्री सब सिस्टम है या नहीं। अब चलते हैं 8th नंबर पे, डिज़ाइन एंड ड्राइंग्स शैल बी एज पर द अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग एंड रिविट मॉडल। रिविट मॉडल एक 3D मॉडल होता है, NWC NWD है, ये सारी चीज़ें हैं। आपको 2 रेफरेंस मिलेंगे, एक तो इसका मिलेगा आपको शॉप ड्राइंग 2D मॉडल 2D ड्राइंग का, इसको शॉप ड्राइंग बोलते हैं, और एक 3D ड्राइंग का रहता है, इसको रिविट मॉडल बोलते हैं। तो आप दोनों चीज़ों से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी आपका काम हुआ है वो उसके हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। अप्रूव्ड हार्ड कॉपीज़ एंड सॉफ्ट कॉपीज शैल बी केप्ट एट द साइट फॉर इजली रेफरेंस एंड इंस्टॉलेशन वर्क। ये सारी चीज़ें अगर अप्रूव ड्राइंग वगैरह है तो साइट पे रखी जाती हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी और हार्ड कॉपी भी। अब आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर पे चलते हैं। 9th नंबर पे दिया है द इंस्पेक्शन एंड द टेस्ट प्लान। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। लीजेंड है यहाँ पे देखिए, M मॉनिटर, A अप्रूव, W विटनेस, P परफॉर्म, R रिव्यू, H होल्ड, ये सारा चीज़ें दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स एंड द अप्रूवल शॉप ड्राइंग है, GFC ड्राइंग है, अप्रूव ड्राइंग है। इसमें आपको देना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ों का क्या क्या भी स्टेटस है। फैब्रिकेशन प्रोसीजर है, प्रेशर टेस्टिंग प्रोसीजर है, लिफ्टिंग प्लान है, पेंटिंग प्रोसीजर है, हैंड ओवर सिस्टम एंड सर्टिफिकेशन मैनुअल है, मटेरियल है, रिव्यू मटेरियल इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन। फैब्रिकेशन में आएंगे तो मार्किंग एंड कटिंग, सरफेस प्रिपरेशन एंड फिटअप। इंस्टॉलेशन में जाएंगे तो विजुअल डायमेंशन अलाइनमेंट चेक्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान पाइपिंग फैब्रिकेशन में है, ये सारा आप एक बार लेजेंड देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद उसमें क्या क्या दिया है, वही सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई वही है। उसके बाद बोल्टिंग चेक फॉर ग्रूव्ड मशीन है, ग्रुप्ड कनेक्शंस है। प्रेशर टेस्टिंग में आएंगे तो हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग है। पेंटिंग में आएंगे तो विजुअल इंस्पेक्शन रहेगा, सरफेस प्रिपरेशन, ड्राई फिल्म थिकनेस चेक, ये सब रहेगा। और हैंडओवर में जाएंगे तो यूजर्स मैनुअल रहेगा, पंच लिस्ट रहेगा, एज बिल्ड ड्राइंग रहेगा और हैंडओवर प्रोसेस रहेगा। ये सारी चीज़ें आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद देखते हैं 10th नंबर पे आता है प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस फॉर प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक्स टेस्टिंग। द स्पेसिफिकेशन मीट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेशर टेस्टिंग, ड्रेनिंग एंड रीइंस्टॉलेशन ऑफ द पाइपिंग सिस्टम। प्रेशर टेस्ट shall be hydrostatically leak test. Codes and standard follow for all the tests shall be ASME. B 31.3 process piping section, B 20, B 31.3G appendix H and ASME section, V non-destructive examination and NFPA chapter 11 section 114। तो ये हो गया। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, all joints including welded joints shall be left exposed and examination during the test medium fresh water, test pressure 13.8 bar. Pressure test shall be performed in the presence of the client inspector. Piping shall be inspected for complete conformity of the piping drawings and inspections. A minimum of 2 nodes of the calibrated gauge shall be provided, one near the pump discharge and other on the suitable highest point. Pressure gauge shall have a pressure range of 1.5 to 2 times of the intended maximum test pressure, and gauge calibration certificate will be traceability to the gauges which are being used for the testing. The test pressure shall not be less than 1.5 times of the design pressure. The test shall be carried out for the preferable and during the early morning, late afternoon. The test plan, the test shall be carried out preferably during the early morning and late afternoon hours of the day. The test pressure shall not be applied until the component of system and pressure testing medium approximately of the same temperature. The test equipment shall be examined before pressure is applied to ensure that it is tight, and all the low pressure filling lines and the other apparatus shall be subjected to the test pressure have been disconnected or isolated by walls or other suitable means. सब देखते हैं 13 नंबर पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. The test pressure shall be applied by the means of suitable test pump which shall be positively isolated from the system until ready to the test and shall be attended continuously by the authorized operator during the test.
During the water filling, air will be removed from the pipeline by opening the valves until water is spewed from them. After filling the purging the air in the piping system, the pressure shall be increased gradually in the step, maintaining at least 5 minutes in each step to allow equalization of the strain during the test and check of the leaks. The test pressure shall be maintained at least 1 hour before starting inspection and long enough to do the inspection of the complete test system by the inspector. 17 पॉइंट पे आता है. 17 पॉइंट लिखता है, इफ द ड्यूरेशन of the test is extended to the longer period, the piping system shall taken to account for the variation in atmospheric temperature and due care shall be provided to the thermal expansion. The examination for the leakage shall be made of all the joints, connections and the other regions at the test. 19th नंबर पे आता है, after the completion of the test, pipeline shall be drained as much as the possible and vent shall be opened before draining and remain open during drain and prevent pulling a vacuum on the piping system. 20th नंबर पे आते हैं. 20th नंबर पे लिखा हुआ है, test record will be made for each piping during the test and shall include the following details. क्या क्या डिटेल्स वो इंक्लूड करता है उसके बारे में देख लेते हैं. एक्सटेंड ऑफ टेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस, design, pressure and temperature, identification of piping tested, pressurization, pump detail, test pressure and duration, test flood, date of test, test performance, inspector signature, no leakage or remaining deflections may occurs. After examination, the pressure shall be successively reduced in safe manner in case of leakages on the weld. During hydro test, the same is to be repaired and lines shall be tested again as per the procedure above. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. ये हमारा 22 के 22 पॉइंट हो गया. ये जो 22 पॉइंट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको स्टार्टिंग से उसको डीप में जाना होगा. वो एक एक प्रोसीजर बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग से लेके क्या क्या चीज़ें एंड तक हमको लगने वाली हैं. उसमें डॉक्यूमेंट पार्ट भी हो गया, एक्टिविटी पार्ट भी हो गया. इसमें देखते हैं चेकलिस्ट कम रिपोर्ट फॉर प्रेशर टेस्ट. अगर आप प्रेशर टेस्ट कर रहे हो तो क्या क्या चेकलिस्ट आपको देनी पड़ेगी. पीटीआर नंबर है, जॉब नंबर है, डेट है, प्रोजेक्ट है, क्लाइंट का नाम है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम है, सिस्टम है, इक्विपमेंट डिटेल्स ऑफ प्रेशर टेस्ट है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट आपने यूज़ किया है. हाइड्रो टेस्ट इज डन विद वाटर, हाइड्रो टेस्ट इज डन विद एक्सटर्नल पंप, हाइड्रो टेस्ट इज डन फॉर 1.5 टाइम्स द डिज़ाइन रेटेड प्रेशर, हाइड्रो टेस्ट इज डन फॉर 2 आवर्स. ये सारी चीज़ें में आपको यस नो करके फिल करके आपको सबमिट करना रहता है. सेफ्टी मेजर्स में जाएंगे तो टेस्टिंग जोन इज़ प्रॉपरली बैरिकेटेड, ओनली ऑथराइज पर्सन आर परमिटेड इन द टेस्टिंग जोन, ट्रेन पर्सन आर यूज्ड फॉर हाइड्रो टेस्टिंग, ड्रेन और वेंट लाइन आर चेक्ड फॉर इट्स गुड वर्किंग कंडीशन. स्टेप्स क्या है, वाटर इज़ फिल्ड जोन वाइज, प्रेशराइजेशन इज़ डन विद एक्सटर्नल पम्प, हाइड्रो टेस्ट इज़ डन एट विच बार, मतलब क्या उसमें प्रेशर का क्या वैल्यू है. प्रेशर होल्डिंग इज चेक फॉर 2 आवर्स, नो लीक फाउंड इन द सिस्टम, प्रेशर ड्रॉप आर रिकॉर्डेड इन द टेबल. तो ये सारी चीज़ें हैं. 7th नंबर पर हाइड्रो टेस्ट आर डन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट, कैलिब्रेटेड गेज इज इंस्टॉल्ड टू चेक द प्रेशर रेटिंग, हाइड्रो टेस्ट इज डन इन द सेटिस्फैक्ट्री मैनर्स. और उसके बाद सबसे लास्ट में टाइम रिकॉर्डेड टेबल है, कितने बजे हमने स्टार्ट किया, कितने बजे बंद किया, वो सारी चीज़ें हैं. एक टाइप का एक देखिए टेबल है, ये सारे टेबल को फिल करके देना होता है. नीचे रिमार्क्स रहेगा, चेक रहता है, कॉन्ट्रैक्टर जो खुद करेगा वो चेक करेगा. उसके बाद क्लाइंट का साइन रहेगा, डेट रहेगा, टाइम रहेगा, उसका नाम रहेगा. तो एक प्रॉपर एक WMS बन के रेडी हो जाता है जिसको आप सबमिट कर सकते हैं. एक आपको जो मैंने वीडियो में बताया है प्रॉपर हैंडओवर है, मतलब जितना भी WMS में जितना भी पार्ट हम कवर करने वाले हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में, वो सारे के सारे पार्ट को इस वीडियो में दिखाया है. तो ये हुआ कंप्लीट पैकेज ऑफ फायर फाइटिंग WMS. जल्दी मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में. अभी हमको इजाज़त दीजिए. धन्यवाद.